तो बच्चों इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन और दोस्तों अब बारी है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन का। तो बच्चों ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बच्चे ग्राफ के नाम से डरते हैं, हालांकि इसका पढ़ना इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में सबसे पहले हम ग्राफ को स्टडी करते हैं कि बच्चों ग्राफ क्या होता है। तो बच्चों ग्राफ क्या होता है? बच्चों टू फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन को शो करने का एक आसान सा तरीका है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। यानी ग्राफ दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब बच्चों मान लो अगर हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ले ले, तो बच्चों डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही है, या इंक्रीज और डिक्रीज किस रेट के साथ हो रही है। यानी ग्राफ अगर हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ले ले तो वो हमें क्या शो करता है? वो हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, और किस रेट से ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। यानी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हमें ये बताता है। अब बच्चों ग्राफ एक्चुअली हम लेते हैं ग्राफ पेपर पर। ग्राफ को हम लेते हैं ग्राफ पेपर पर। अब ग्राफ पेपर बच्चों आप लोगों ने देखी होगी, प्रैक्टिकल के जो नोटबुक होते हैं 9th और 10th क्लास के, उस क्लास में ग्राफ पेपर होता है। अब ग्राफ पेपर क्या होता है? बच्चों ग्राफ पेपर जो है वो एक पेपर होती है। उस पेपर में हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं इस तरह, और वर्टिकल लाइंस भी होते हैं। अब बच्चों ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो होते हैं इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो सेम होती है। ऐसा ना हो कि दो लाइंस के बीच में एक डिस्टेंस हो और नेक्स्ट टू लाइंस में डिस्टेंस जो है वो मुख्तलिफ हो, इस तरह नहीं होता। यानी ग्राफ पेपर में हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं और वर्टिकल लाइंस होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है, उसमें चेंज नहीं होता। अब इसी ग्राफ पेपर को हम इस्तेमाल करते हैं ग्राफ को खींचने के लिए। अब ग्राफ को खींचने के लिए बच्चों आमतौर पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं ग्राफ को खींचने के लिए। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? मान लो अगर हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ले ले, या सिंपली हम कहें कि हम दो लाइंस ले ले, एक को हम नाम देंगे एक्स ओ एक्स प्राइम का और दूसरे को हम नाम दे दें वाई ओ वाई प्राइम का। अब इन दोनों लाइंस को हम इस तरह खींचे कि वो इंटरसेक्ट तो करे, लेकिन ऐसा इंटरसेक्ट करे कि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। यानी मैंने एक लाइन को इस तरह ड्रा किया, अब अगर मैं दूसरे लाइन को इस तरह ड्रा करूं तो बच्चों ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनता, क्योंकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कहते हैं कि ये दोनों लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे कि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री की एंगल बनाए। अब अगर इस लाइन को मैं इस तरह ड्रा करूं तो बच्चों ये दोनों लाइंस अब आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये दो लाइंस हो गए, एक्स ओ एक्स प्राइम एंड वाई ओ वाई प्राइम। यानी दो परपेंडिकुलर लाइंस हम लेते हैं और दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। जब दोनों को हम इस तरह ड्रा करें कि वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करे, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट पर वो क्या करे? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो बच्चों जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्शन करते हैं
इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, ऑरिजिन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ऑरिजिन। अब ऑरिजिन के बच्चों जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हम क्या लेते हैं, 0 व 0 लेते हैं, यानी यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो ये कोऑर्डिनेट हैं ऑरिजिन के। अब बच्चों ग्राफ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या होता है, स्लोप होता है। अब बच्चों मैं आपको समझाऊंगा कि स्लोप क्या होता है। तो बच्चों स्लोप को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जनरली कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं किसी भी ग्राफ में। यानी ग्राफ पेपर में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करते हैं, ठीक है ना। अब ग्राफ पेपर को मैं यहाँ पर नहीं बना सकता क्योंकि फिर वो टाइम लेता है। परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, ठीक है ना। अब उसके बीच में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेते हैं। अब बच्चों मान लो कि ये एक ग्राफ है। अब यहाँ पर मैं 2 पॉइंट कंसीडर करता हूँ। एक पॉइंट को मैं नाम देता हूँ P1 का और दूसरे पॉइंट को नाम देता हूँ P2 का। अब बच्चों इन दोनों पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट लेंगे। कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे, हम कहते हैं कि x1 व y1 ये कोऑर्डिनेट है पॉइंट P1 के, और x2 व y2 ये कोऑर्डिनेट है पॉइंट P2 के। अब इसके बाद बच्चों पॉइंट P1 से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी। तो मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। तो ये x एक्सिस पर परपेंडिकुलर और ये y एक्सिस पर। सिमिलरली पॉइंट P2 से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा किस पर, y एक्सिस पर, और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा x एक्सिस पर। तो मैंने दोनों पॉइंट से x और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किए। अब स्लोप निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमने y एक्सिस पर डिफरेंस को मालूम करनी है। तो बच्चों y एक्सिस पर जो डिफरेंस है उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा y से। अब डेल्टा y चेंज इन y एक्सिस वो किसके बराबर होगी, y2 माइनस y1 के। तो बच्चों यहाँ पर फाइनल और यहाँ पर ये इनिशियल, तो फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस हो गया किसका, y एक्सिस का। तो सिमिलरली x एक्सिस का भी हम डिफरेंस लेंगे, तो x एक्सिस का डिफरेंस हम डेल्टा x से डिनोट करेंगे, तो वो बराबर हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल के, तो x2 माइनस x1। अब बच्चों y एक्सिस का जो डिफरेंस है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे x एक्सिस के डिफरेंस पर। अब इस डिवीजन से यानी हम लिख सकते हैं कि डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। y एक्सिस का जो डिफरेंस है उसको डिवाइड किया x एक्सिस के डिफरेंस पर, तो बच्चों ये हमें क्या देता है, स्लोप देता है। तो स्लोप बराबर है चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाई चेंज इन x एक्सिस। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये बच्चों रिलेशन है कि इसका स्लोप को मालूम करने का। तो बच्चों ये एक जनरल रिलेशन है स्लोप मालूम करने का। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ग्राफ ले इस डायरेक्शन में हम टाइम लेते हैं और इस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को लेते हैं, यानी डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम ग्राफ ले टाइम को हम सेकंड में और डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ को लिया है। अब उस ग्राफ का बच्चों अगर हमने स्लोप मालूम करनी हो तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि भाई यहाँ पर तो मुझे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 दिया है, अब यहाँ पर तो टाइम और डिस्टेंस है। तो बच्चों आप लोगों ने सिर्फ इस पॉइंट को जहन में रखना होगा कि y एक्सिस में आपके पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, और x एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी है, वो टाइम है। तो यहाँ पर डिस्टेंस है तो आप y2 माइनस y1 की जगह क्या लोगे, डिस्टेंस लोगे। अब यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट होंगे तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस में होंगे, डिस्टेंस और टाइम में होंगे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर बनेंगे तो आप उसको लिखेंगे x2 माइनस x1 और टाइम के कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे t2 माइनस t1 के। तो ये सिर्फ जनरल रिलेशन है स्लोप का कि स्लोप को हम कैसे मालूम करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं डिस्टेंस को y एक्सिस में लेता हूँ और टाइम को मैं x एक्सिस में लेता हूँ, क्यों। तो बच्चों ये बात जहन में बैठा दें कि जो फिज़िकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट हो उसको हमेशा के लिए हमने y एक्सिस में लेनी है।
और जो फिजिकल क्वांटिटी जिस पर डिपेंडेंट हो उसको हम एलॉन्ग एक्स एक्सिस में लेते हैं। अब देखो ना, यहाँ पर बच्चों डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है टाइम पर, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट है उसको हम वाई एक्सिस में लेंगे, किस पर डिपेंडेंट है, टाइम पर, तो उस टाइम को हम एलॉन्ग एक्स एक्सिस में लेंगे। तो ये बच्चों मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था ग्राफ का। हम मुख्तलिफ टाइप्स के ग्राफ को स्टडी करेंगे। और तो पहला ग्राफ हम लेते हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ ये क्या होता है, ये एक्चुअली डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब हम खींचते हैं, हम ड्रा करते हैं, तो उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नाम देते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्चुअली हमें क्या देता है, उस बॉडी की स्पीड देता है। तो फर्दर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझाने के लिए तो बच्चों एक सपोज करते हैं कि कोई बॉडी है वो मोशन में है। अब जब मोशन में है तो उसके रिलेट मैंने कुछ डेटा को इकट्ठा किया, उस डेटा को मैंने टेबल में यहाँ पर शो किया है। यहाँ पर हमने टाइम को सेकंड में लिया है और डिस्टेंस को मीटर में। तो सपोज फर्स्ट सेकंड में बॉडी की डिस्टेंस कितनी थी, 3 मीटर, यानी बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर की वो 3 मीटर। तो सेकंड में 6 मीटर, थर्ड सेकंड में 9 मीटर, फोर्थ सेकंड में 12 मीटर एंड लास्ट 5 सेकंड में 15 मीटर। ये डेटा मैंने उस बॉडी की इकट्ठा की और मैंने यहाँ पर टेबल में आप बच्चों के साथ शेयर की। अब इस टेबल की मदद से बच्चों हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एनालाइज करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस डेटा की मदद से हम कैसे ड्रा करेंगे। तो बच्चों ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेंगे, ठीक है ना। अब चूंकि ग्राफ डिस्टेंस और टाइम का है तो डिस्टेंस डिपेंड करती है टाइम पर, तो डिस्टेंस को हम लेंगे वाई एक्सिस में, मीटर में डिनोट करते हैं, और टाइम पर डिपेंड करती है डिस्टेंस, तो टाइम को हम लेंगे एक्स एक्सिस में और टाइम को हम सेकंड में लेते हैं। तो ये बच्चों क्या है, ऑरिजिन है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 व 0, यानी टाइम 0 तो डिस्टेंस भी 0। अब सपोज जब टाइम 1 सेकेंड था बच्चों, जब टाइम 1 सेकेंड था तो बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो डिस्टेंस तो हमने वाई एक्सिस में ली है, तो हम यहाँ पर लेंगे। तो बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर की सपोज वो 3 मीटर, ये पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया। अब नेक्स्ट जब टाइम 2 सेकेंड, तो सपोज मैं ये 2 सेकेंड लेता हूँ, तो बॉडी ने डिस्टेंस कितनी कवर की, 6 मीटर, तो 6 मीटर मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो बच्चों अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सपोज यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना। अब फर्दर जब टाइम था 3 सेकेंड तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी थी, 9 मीटर थी, तो 9 मीटर मैं यहाँ पर लूँगा, 9 मीटर। अब इन दोनों पॉइंट्स को फिर एक्सटेंड करो, जहाँ पर वो इंटरसेक्शन करते हैं बस वही पॉइंट हमारा होगा, ठीक है ना। अब फर्दर 4 सेकेंड में ये पॉइंट लेता हूँ 4 सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी थी, वो 12 मीटर थी, तो 12 मीटर को मैं ये लेता हूँ। तो अब इसको एक्सटेंड करो और इस टाइम एक्सिस को भी एक्सटेंड करो, तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्शन करते हैं तो वो हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब देखो ना, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्शन करते हैं, अगर ऑरिजिन से इन तमाम पॉइंट्स को बच्चों हम मिलाएं तो हमारे पास जो ग्राफ हासिल होता है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कौन सा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों ये पॉइंट हमारा बन गया 3 व 1 का, ये पॉइंट हमारा बन गया 6 व 2 का, और ये पॉइंट हमारा 9 व 3 का, और ये पॉइंट हमारा 12 व 4 का। लास्ट वाले पॉइंट को मैंने छोड़ दिया, ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन पॉइंट से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसे हासिल होगा, तो स्लोप को हमने डिफाइन किया था कि स्लोप क्या होता है। स्लोप अगर हम वाई एक्सिस के डिफरेंस को डिवाइड करें एक्स एक्सिस के डिफरेंस पर, तो ये स्लोप का रिलेशन बनता था। तो हम लिखते थे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब बच्चों यहाँ पर y एक्सिस में हमारे पास डिस्टेंस है, जबकि x एक्सिस में हमारे पास क्या है, टाइम है।
अब हमने दो पॉइंट को चूज़ करना है, एक पॉइंट मैं ये लेता हूँ और एक पॉइंट ये लेता हूँ, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने स्लोप को मालूम करनी है। तो बच्चों स्लोप को मालूम करने का तरीका क्या है, यहाँ पर हमने डेल्टा वाई को लिया है और यहाँ पर डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या लेंगे, डेल्टा एक्स को लेंगे और इसकी जगह हम क्या लेंगे, डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा एक्स डिस्टेंस जो है वो एलॉन्ग वाई एक्सिस हमने ली है और टाइम जो है वो एलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया है। तो इस वजह से डेल्टा वाई डेल्टा एक्स को हम रिप्लेस करेंगे डिस्टेंस और टाइम के साथ। तो डेल्टा एक्स, अब बच्चों ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसके बाद सेकेंड यानी फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल यहाँ पर क्या है, 3 है, ठीक है ना। तो इनिशियल क्या है, 0 है, डिवाइडेड बाई टाइम का फाइनल क्या है, 1 है, इनिशियल क्या है, 0 है। तो आ जाएगा 3/1। तो 3/1 से क्या आता है, 3 आता है। तो हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो 3 मीटर पर सेकेंड ये एक्चुअली स्लोप की वैल्यू आई। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों वो हमें क्या देता है, वो हमें स्पीड देता है। तो हमारे पास स्पीड आ गया v = 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को लेते हैं या इन दोनों पॉइंट्स को लेते हो या इन दोनों पॉइंट्स को लेते हो या इन दोनों पॉइंट्स को लेते हो, आपकी मर्ज़ी। आप हर दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप यानी स्पीड को मालूम कर सकते हैं। अब पहला वाला हमने ये लिए थे। अब सपोज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं स्लोप को फाइंड करता हूँ। तो बच्चों स्पीड यानी स्लोप किसका, इन दोनों पॉइंट्स का। अब बच्चों यहाँ पर ये फाइनल होगा और यहाँ पर ये इनिशियल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 है और इनिशियल वैल्यू उसकी क्या है, वो 3 है, डिवाइडेड बाई टाइम की फाइनल वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है और इनिशियल वैल्यू क्या है, वो 1 है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1। फिर भी हमारे पास स्पीड कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड का आ गया। अब सपोज इन दो पॉइंट्स के बीच में मैं लेता हूँ, इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो बच्चों समझने की कोशिश करो। तो स्पीड यानी स्लोप ऑफ दीज टू पॉइंट्स, ये पॉइंट समझाने के लिए फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, और ये पॉइंट मैं बी मान लेता हूँ। ए और बी के बीच में मैंने स्लोप को मालूम करना है। तो ए और बी के बीच में तो ये फाइनल और ये इनिशियल। तो फाइनल एक्स की वैल्यू क्या है, वो 6 है, माइनस और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, वो 0 है, डिवाइडेड बाई टाइम की फाइनल वैल्यू क्या है, वो 2 है और इनिशियल वैल्यू क्या है, वो 0 है। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। फिर भी हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड आ गया और 3 मीटर पर सेकेंड स्लोप है और ये स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड देता है। अब लास्ट वाला एक लेते हैं, लास्ट वाला। तो सपोज बच्चों हम ये दो पॉइंट्स लेते हैं। अब इस पॉइंट को मैं ए का नाम देता हूँ और ये पॉइंट बी लेता हूँ, ठीक है ना। तो स्लोप हमने मालूम करनी है, स्लोप। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ऊपर क्या है, डेल्टा एक्स। तो ये 12 इनिशियल है एक्स, ठीक है ना, और ये 9 क्या है, ये 12 जो है ये फाइनल है और 9 जो है ये इनिशियल है। तो 12 यानी x2 माइनस x1, तो 12 माइनस 9 आ जाएगा। सिमिलरली t2 माइनस t1, तो t2 4 है और यहाँ पर क्या है, 3 है। तो 4 माइनस 3 आ जाएगा। तो 12 माइनस 3 हमें क्या देता है, 3 देता है। 4 माइनस 3 हमें क्या देता है, 1 देता है। तो हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब 3 मीटर पर सेकेंड स्लोप है और डिस्टेंस टाइम का स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड देता है। अब बच्चों जितनी भी हमने पॉइंट्स लिए हैं या जितनी भी आप पॉइंट्स लेंगे इस टेबल से, स्लोप हमेशा के लिए कांस्टेंट आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, अप टू 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमने मोशन के दौरान जो डेटा को इकट्ठा किया था और उस डेटा की मदद से हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रा किया और उससे हमने जो स्लोप मालूम किया, तो वो स्लोप हमारे पास क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट। इस वजह से तो स्पीड की वैल्यू हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है। इट मीन कि बॉडी जो है
वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, यानी बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो बॉडी की स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो ये तब बच्चों डिस्टेंस टाइम। अब कुछ केसेस हैं वो हम लेंगे। तो बच्चों पहला केस ये कहता है नो मोशन एट ऑल। अगर मोशन ना हो तो ग्राफ क्या होगा। तो बच्चों हम ग्राफ को लेते हैं, ये टाइम और ये डिस्टेंस। जब मोशन ही ना हो, ये ऑरिजिन है, तो हम ग्राफ को टाइम एक्सिस पर इस तरह लेते हैं। टाइम एक्सिस पर हम ग्राफ को इस तरह शो करते हैं। अब इस ग्राफ का मतलब ये है कि बॉडी मोशन ही नहीं कर रही, या इसी ग्राफ को हम इस तरह ड्रा करते हैं डिस्टेंस एक्सिस से। अगर हम उस ग्राफ को इस तरह ले लें तो ये ग्राफ भी हमें ये शो करता है कि बॉडी जो है वो कोई मोशन ही नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि न तो बॉडी की डिस्टेंस और न उसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। अब बच्चों जब बॉडी की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी मोशन ही नहीं कर रही, और जब बॉडी मोशन ही ना कर रही हो तो फिर क्या होता है, हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो रेस्ट हालत में है। ठीक है ना। अब बच्चों सेकेंड केस जो है वो ये है मोशन एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब बच्चों अगर मोशन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हो तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह होगा। तो हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ लेते हैं। तो बच्चों ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। जिस तरह पहले एग्जाम्पल में मैंने टेबल को ड्रा किया था, मुख्तलिफ डेटा को वहाँ पर पुट किया था, तो हमारे पास जो ग्राफ हासिल हो रहा था वो स्ट्रेट लाइन था। यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है कि बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इस दौरान डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन स्लोप को हम क्या नाम देते हैं कि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप क्या होगा पेरो, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यह है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन कर रही है। अब बच्चों हमारे बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर इस ग्राफ को मैं दो बॉडीज़ के लिए रिप्रेजेंट करूं, ये बॉडी है ए और ये बॉडी है बी, तो हमारे बुक में लिखा है कि जब स्लोप की लेंथ ज़्यादा होगी इट मीन्स कि बॉडी की स्पीड ज़्यादा होगी। जब स्लोप का लेंथ कम होगा इट मीन्स कि बॉडी का स्पीड कम होगा। अब वो कहते हैं कि जिस तरह फिगर में दिखाया गया है, फिगर में बॉडी ए की जो स्पीड है वो क्या है, ग्रेटर है बॉडी बी की स्पीड से। ठीक है ना। अब दोस्तों अगर इस फिगर को हम देखें तो इस फिगर में ऐसा क्या है जिससे हम ये अंदाज़ा लगाएं कि बॉडी ए का स्पीड ज़्यादा है और बॉडी बी का स्पीड कम है। अगर हम लेंथ को देखें तो फिगर में लेंथ भी हमें सेम दिखाई दे रही है। यानी हमारे बुक में यहाँ पर इस फिगर को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं जो आपको मेथड बताता हूँ वो ये है कि बच्चों हमने एंगल को देखना है कि स्लोप टाइम एक्सिस के साथ कितनी एंगल बना रहा है। अब अगर बॉडी बी की स्लोप को मैं देखूं तो टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा वो ये है। अगर बॉडी ई की एंगल को मैं देखूं तो वो ये है जिसको मैं फाई से डिनोट करता हूं डिफरेंस के लिए। तो बच्चों अगर इन दोनों एंगल्स को हम देखें तो हमें एंगल फाई जो है वो ग्रेटर नज़र आती है एंगल थीटा से। इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्लोप की एंगल ज़्यादा होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिस स्लोप की एंगल कम होगी इट मीन्स कि उस बॉडी का स्पीड क्या होगा, वो कम होगा।
अब यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हम क्यों कहते हैं कि बॉडी ए की स्पीड जो है वो ग्रेटर है बॉडी बी से। वो इस वजह से कि बॉडी ए का जो स्लोप है वो टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल ग्रेटर है किससे, उस एंगल से जो कि बॉडी बी का स्लोप टाइम एक्सिस के साथ बना रहा है। तो ये एक्चुअली डिफरेंस है, ठीक है ना। स्लोप डिपेंड करता है, जितनी एंगल ज़्यादा होगी उतना ही स्लोप बड़ा होगा और स्पीड ज़्यादा होगी, जितनी ही एंगल छोटी होगी उतना ही स्लोप छोटा होगा और स्पीड कम होगा। अब थर्ड वाला स्टेप यानी केस जो है वो ये है बच्चों, थर्ड वाला केस लास्ट वाला वो ये है कि अगर मोशन विद वेरिएबल स्पीड हो, मोशन क्या हो, वेरिएबल स्पीड के साथ हो, तो ग्राफ किस तरह दिखाई देगा। तो डिस्टेंस एक्सिस और ये टाइम एक्सिस, ठीक है ना बच्चों। ये है ऑरिजिन, तो ग्राफ को हम इस तरह बच्चों लेते हैं और इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम नाम देते हैं कि ये ग्राफ हमें ये शो करता है कि मोशन जो है वो वेरिएबल स्पीड के साथ है, यानी बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मोशन कर रही है। जो हमें स्लोप मिल रहा है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रही। तो मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है वो वेरिएबल स्पीड के साथ जा रही है और डिस्टेंस टाइम का वेरिएबल स्पीड के लिए जो ग्राफ है बच्चों वो ये होता है।